एस्थमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बीमारियों में क्या फ़र्क होता है? ज़्यादातर लोगों को लगता है कि बच्चों में जो होता है वो एस्थमा होता है, बड़ों में जो होता है वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है। ज़्यादातर दोनों लगभग सिमिलर बीमारियां, दोनों का ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी भी लगभग सिमिलर होता है दोनों में, लेकिन हाँ थोड़े बहुत बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। और ये बच्चों में होने वाली और बड़ों में होने वाली बात भी कुछ हद तक सही है, लेकिन बेसिक डिफरेंसेस में होता क्या है उसको आज समझने का प्रयास करेंगे, ताकि ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग बन पाए कि एस्थमा क्या है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या है और दोनों में क्या कोरिलेशन है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। बेसिकली एस्थमा जो है बच्चों में श्वास की नलियों में होने वाला एलर्जिक रिएक्शन है। बच्चों में जो अलग अलग तरह के एलर्जेंस होते हैं, जैसे वातावरण में अलग अलग तरह के पॉलेंस है, डस्ट है, माइट्स है, फंगस है, एनिमल के हेयर है, उससे जो एलर्जिक रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है जिसकी वजह से नलियाँ सिकुड़ जाती हैं और नलियों में जब सिकुड़न होती है तो श्वास लेना मुश्किल हो जाता है, इसको एस्थमा बोलते हैं। उम्र दराज लोगों में भी नलियाँ सिकुड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे कारण होता है कोई ऑक्यूपेशनल पोल्यूटेंट, वातावरण में मौजूद कोई स्मोक, कोई चूल्हे वगैरह पे खाना बनाते हैं तो उससे रिलेटेड स्मोक, और सबसे इंपॉर्टेंट है स्मोकिंग। ये ज़्यादातर जो ब्रोंकाइटिस होता है वो स्मोकिंग से रिलेटेड होता है। उसको आइडेंटिफाई ऐसे करते हैं कि उम्र दराज पेशेंट में ज़्यादातर अगर 2 साल तक कंटिन्यूसली पेशेंट को 3 महीने से ज़्यादा अगर विंटर के महीने में खासकर अगर खांसी चल रही है और खांसी में कफ या बलगम आ रहा है तो ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का मार्कर है कि पेशेंट को एटलीस्ट 3 महीने तक खांसी चल रही है विथ एक्सपेक्टोरेशन और एटलीस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में ये हो रहा है, तो इसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की कैटेगरी में मान सकते हैं। ज़्यादातर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स में धीरे धीरे करके लंग में इरिवर्सिबल या इरिपेरेबल डैमेज हो जाता है, जबकि एस्थमा के पेशेंट्स थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे बच्चों का एलर्जिक रिस्पॉन्स बेटर हो जाता है तो वो ठीक होने लगते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एस्थमा और ब्रोंकाइटिस में कि एस्थमा के पेशेंट उम्र के साथ ठीक होते हैं, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट उम्र के साथ बिगड़ते जाते हैं। जहाँ तक सिम्टम्स की बात है, एस्थमा और ब्रोंकाइटिस में दोनों में ही वीजिंग होगा, एलर्जिक रिस्पॉन्स होगा, खांसी होगी और श्वास फूलने का, छाती में भारीपन लगने के सिम्टम्स होंगे। ज़्यादातर एस्थमा के अटैक्स जो हैं कोई पर्टिकुलर एलर्जिक चीज़ के एक्सपोजर में आने के बाद ज़्यादा होते हैं। जैसे किसी को जानवर के बाल से एलर्जी है तो जैसे ही जानवर आएगा उसके एलर्जिक रिएक्शन ट्रिगर हो जाएगा। किसी को कोई पर्टिकुलर चीज़ से या खाद्य पदार्थ से एलर्जी है तो वो पर्टिकुलर चीज़ जैसे एक्सपोजर आएगी वैसे उसको एस्थमा का अटैक आएगा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में विंटर का जैसा महीना आएगा पेशेंट को खांसी होना चालू हो जाएगी। जब आप ज़्यादा स्मोकिंग करोगे या वातावरण में ज़्यादा पोल्यूशन होगा, कोई इरिटेंट होगा, तब आपको खांसी होगी और खांसी में कफ या बलगम आएगा। ठंड के महीनों में हर रात को आपको ज़्यादातर खांसी होती रहेगी और सुबह के टाइम, उठने के टाइम पे ज़्यादातर ही खांसी लोगों को होती है, लोगों की नींद भी इससे डिस्टर्ब होती है। तो ये बेसिकली सिम्टम्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। डायग्नोसिस में ज़्यादातर हम एस्थमा और ब्रोंकाइटिस दोनों में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं। ब्रोंकाइटिस के केस में लंग्स में कोई डैमेज हुआ है कि नहीं वो देखने के लिए एक्सरे या सीटी स्कैन भी करते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट दोनों में करते हैं। कौन से एलर्जन से एस्थमा हुआ है इसके लिए एलर्जिक रिस्पॉन्स टेस्ट करते हैं, या ब्रोंकोडायलेटर टेस्ट करते हैं कि ब्रोंकोडायलेटर दिया उसके बाद पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में कितना इंप्रूवमेंट आया। ये देखने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं कि एस्थमा अगर है तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में इंप्रूवमेंट आना चाहिए, नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कोई और बीमारी हो सकती है, तो उसको ब्रोंकोडायलेटर टेस्ट बोलते हैं। और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में भी लगभग वही क्राइटेरिया इस्तेमाल होते हैं, बस इसलिए कि इसमें प्रोडक्टिव कफ का क्राइटेरिया होना चाहिए और इसमें भी आप लगभग लंग फंक्शन टेस्ट और ब्रोंकोडायलेटर टेस्ट करते हो। दोनों का ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी काफ़ी हद तक सिमिलर है। दोनों में इनहेलर्स यूज़ होते हैं, दोनों में स्टेरॉइड्स यूज़ होते हैं। एस्थमा में एलर्जी सप्रेस करने वाले मास्ट सेल इनहिबिटर्स और ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो कि ब्रोंकाइटिस में नहीं यूज़ होते। ब्रोंकाइटिस में बार बार क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम होती है तो एंटीबायोटिक्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। खांसी के लिए कफ सप्रेसेंट ज़्यादा यूज़ होते हैं और इनहेलर्स और स्टेरॉइड्स दोनों में यूज़ होते हैं। तो इनहेलर्स और स्टेरॉइड्स की जहाँ तक बात करें दोनों का ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी सेम है, लेकिन थोड़ा सा एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज और स्टेरॉइड का रोल एस्थमा में ज़्यादा है, ब्रोंकाइटिस में कम है। रिस्पॉन्स भी ट्रीटमेंट का ज़्यादातर एस्थमा में अच्छा मिलेगा, ब्रोंकाइटिस में कम अच्छा मिलेगा। और दूसरा एसिटाइल कोलिन एंटागोनिस्ट जो एंटीकोलिनर्जिक्स या इप्रोप्रोपियम ब्रोमाइड वाले जो इनहेलर्स है वो ज़्यादातर ब्रोंकाइटिस में ज़्यादा अच्छा वर्क करेंगे, एस्थमा में बीटा अगोनिस्ट ज़्यादा अच्छा वर्क करेंगे। तो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी में भी कौन सा इनहेलर ज़्यादा वर्क करेगा उसमें थोड़ा फ़र्क है। बीटा अगोनिस्ट ज़्यादा एस्थमा में वर्क करेंगे, स्टेरॉइड ज़्यादा एस्थमा में वर्क करेंगे। इप्रोप्रोपियम ब्रोमाइड और लॉन्ग एक्टिंग जो बीटा अगोनिस्ट है वो ज़्यादातर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में ठीक ठाक वर्क करेंगे, क्योंकि इसमें भी एलर्जिक रिस्पॉन्स थोड़ा सा होता है तो इसमें भी स्टेरॉइड्स का रोल है ब्रोंकाइटिस में, लेकिन कंपेरेटिवली एस्थमा से इसमें रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आएगा।
अस्थमा के पेशेंट इनहेलर्स वगैरह देने से जल्दी ठीक हो जाते हैं। ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में क्योंकि लंग्स में परमानेंट डैमेज हो चुका होता है तो बहुत सारे पेशेंट ठीक नहीं होते हैं, धीरे धीरे उनकी कंडीशन बिगड़ती है। लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस के हिसाब से ज़्यादातर ब्रोंकाइटिस के पेशेंट का लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस या कंडीशन बिगड़ने का चांस ज़्यादा है क्योंकि लंग्स को होने वाला डैमेज परमानेंट होता है। अस्थमा में ज़्यादातर लंग का रिस्पॉन्स परमानेंट डैमेज नहीं होता है, इसलिए ज़्यादातर पेशेंट्स टाइम के साथ ठीक होने लगते हैं और इनहेलर्स की रिक्वायरमेंट टाइम के साथ कम होने लगती है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी अस्थमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या डिफरेंस है और इन दोनों की डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी में और बेसिक समझ में क्या फ़र्क है, कौन सा ज़्यादा डेंजरस है, कौन सा कम डेंजरस है, इसमें डिफ्रेंशिएट किया। बच्चों और बड़ों में होने वाला जो डिफरेंस है वो पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि अस्थमा भी कई बार अडल्ट ऑनसेट अस्थमा बड़ों में हो सकता है। तो सिर्फ यही पॉइंट हम सोचें कि अस्थमा बच्चों में होता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बड़ों में होता है, वैसा नहीं है। स्मोकिंग का भी जहाँ तक सवाल है, अगर मिडिल एज व्यक्ति भी स्मोकिंग कर रहा है तो अस्थमा भी ट्रिगर हो सकता है। हालांकि स्मोकिंग ज़्यादा ब्रोंकाइटिस में ज़्यादा मिलती है, पर ये फैक्टर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पर हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादातर अस्थमा बच्चों में होता है, ब्रोंकाइटिस ज़्यादातर बुजुर्गों में ज़्यादा होता है। पर ये हार्ड एंड फास्ट हर केस में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझ सकते हैं कि ज़्यादातर उम्र दराज पेशेंट में ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा है, बच्चों में अस्थमा के चांसेस ज़्यादा है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए। थैंक यू।